जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, मैं इन सीरीज़ों के अंतर्गत पे एक सीरीज़ में प्रोवाइड कर रहा हूँ। इन सीरीज़ों के अंतर्गत पे मैं यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का 2024 का जो मेंस पेपर हुआ है, पूरा मेंस पेपरों को इस वीडियो के अंतर्गत पे, अलग अलग वीडियो के अंतर्गत पे मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। किस डेट को कौन सा पेपर हुआ था, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चनों को थोड़ा सा सॉल्व करने का मैं तरीका भी साथ साथ में रिलेट करूंगा। ठीक है, जो न्यू बिगनर है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए या आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन करेंगे या एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो जानने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन है एग्जामिनर यूपीएससी आपके लिए पूछता है। पूरा बने रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे, पूरा पेपर हम इसके अंतर्गत पर रिलेट करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, 20 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक पेपर हुआ है, ठीक है, यूपीएससी का। ये पहला पेपर था 2024 का यूपीएससी मेंस का। 20 सितंबर को जो पेपर हुआ ऐसे राइटिंग का, मॉर्निंग पे एक ही पेपर होता है उस दिन पे, मॉर्निंग शिफ्ट में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, टाइमिंग क्या होती है ये चीज़ भी ध्यान रखो, कैसे क्या पेपर होता है, तो आपको नॉलेज रहेगा, कहीं पूछने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ देख लिया। तो जो ऐसे राइटिंग का पेपर हुआ, निबंध लेखन जिसको कहा जाता है हिंदी में, 20 सितंबर 20 सितंबर को ये पेपर हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, सबसे पहले पढ़िएगा ऊपर, निम्नलिखित खंड ए और बी प्रत्येक से एक विषय चुनकर 2 निबंध लिखिए जो 1000 से लेकर 1200 शब्दों में हो। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है, राइट टू एसेज चूजिंग 1 टॉपिक्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ए अबाउट 1000 वर्ड एंड 1200 वर्ड्स ईच। कहने का मतलब क्या है कि पार्ट ए तथा पार्ट बी के अंतर्गत पे बटा होता है सेक्शन ए, सेक्शन बी जिसको कहेंगे पार्ट ए, पार्ट बी के अंतर्गत पे बटा होता है। पार्ट ए के अंतर्गत पे 4 टॉपिकें दी रहती है या 4 क्वेश्चनें दी रहती हैं, तो उनमें से एक ऐसे राइटिंग, एक ऐसे आपको लिखना होता है 1000 वर्डों से लेकर 1200 शब्दों के बीच में। अब ये मान के चलिएगा कम से कम आपको क्या करनी है, 1180 वर्डों के एवरेज के आसपास में ऐसे लिख लेना है। ठीक है, 1150 से ऊपर आपको वो ऐसे राइटिंग कर लेनी है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में पार्ट बी के अंतर्गत पे, सेक्शन बी के अंतर्गत पर भी 4 क्वेश्चन पूछा होता है, उसमें से भी एक ऐसे राइटिंग आपको करनी होती 1000 वर्ड से लेकर 1200 वर्डों के बीच में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, 1000 से लेकर 1200 शब्दों के बीच में लिखना होता है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना होता। तो ये मान के चलिए 1150 से लेकर प्लस वर्डों में 1150 एवरेज इसके अंतर्गत पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे तो सेक्शन ए के अंतर्गत पे जो 4 ऐसे राइटिंग थे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पूछा गया था कि जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। क्या कहा गया है मैं समझा देता हूँ। फॉरेस्ट जो है प्रोसीजर इसके अंतर्गत पे कहा गया है, तो फॉरेस्ट परसीड सिविलाइजेशन से एंड डेजर्ट फॉलो देम। ठीक है, जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं। जो फॉरेस्ट है वो क्या है, सभ्यता, अलग अलग हम सभ्यताओं की बात करते हैं तो उससे पहले आता है, तब हमारा जो समाज है वो निवास करता है। और उसके बाद में जब वो चीज़ें खत्म होती हैं तो रेगिस्तान उसके बाद में आता है, उसके बाद में डेजर्ट, या उसके बाद में क्या होता है, डेजर्ट की उत्पत्ति होती है। ठीक है, डेजर्ट फॉलो देम, उसके बाद में डेजर्ट क्या करने लगता है, फॉलो करने लगता है। तो समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फॉरेस्ट प्रोसीड सिविलाइजेशंस एंड डेजर्ट फॉलो देम। जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा और बाद में आप ऑटोमेटिक रूप से इसके आंसर लिखने लग जाएंगे, ऐसे राइटिंग इसमें कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना था, 1000 वर्ड से लेकर 1200 वर्डों के बीच में, 1200 शब्दों के बीच में लिखना था इसमें। या अगर आपको आता था तो इसमें से ये चारों में से एक लिखने जो आपको सही लगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। क्वेश्चन में हल्का सा यहाँ पर रोका गया है, भविष्य के साम्राज्य, और उसके बाद में क्या कहा गया है कि मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। इसमें इसका मतलब जो सॉल्व करने का प्रोसीजर है ये कहा गया है, जो यहाँ पर है द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। भविष्य के साम्राज्य, जो भविष्य के लिए जो साम्राज्य है मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, मतलब प्रेजेंट टाइम पर आप मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, इससे रिलेटेड जब जानेंगे तो तब आप भविष्य के साम्राज्य भी स्थापित करेंगे। कहने का मतलब ये, अब आप उसको जिस रूप से समझ सको, तो उसको क्या कहा गया है, द
एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर्स विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। ठीक है, अगर आप आता था, अगर आप मेन से लिख रहे तो आप इस पर लिखिएगा। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, थोड़ा सा रोका गया है, प्रसन्नता ही मार्ग है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि प्रसन्नता जो आपकी खुशी है उसका कोई मार्ग नहीं, उसको खुशी का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। मतलब जो आप खुश रहते हैं तो वही आपका क्या है, मार्ग है। वापस देखिए इसमें क्या कहा गया है, देयर इज नो पाथ ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, वापस मैं रिपीट करता हूँ, प्रसन्नता का, खुशी का कोई मार्ग नहीं होता, उसका कोई मार्ग नहीं है। और क्या है, प्रसन्नता, जब आप खुश होते हैं तो वही मार्ग है। इसमें क्या कहा गया है, देयर इज़ नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ दी पाथ। ठीक है, अगर आपको आता था तो आपसे इसमें रिलेट करके आप 1000 वर्ड से लेकर कितना है 1200 वर्डों के बीच एवरेज के आसपास में आप इसमें ऐसे राइटिंग करेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही होता है। ठीक है, ये क्या कहा गया है, द डाउटर्स इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। देखिए, प्रश्न पूछने वाला है विज्ञान का सच्चा सिपाही है। अगर मानो आपको कोई चीज़ें होती हैं, मानो आपको एक गोला दे दिया जाता है या कोई एक गोल चक्र या कोई चीज़ दे दिया जाता है या कोई उससे रिलेटेड दिया जाता है, अब आपको मालूम नहीं है कि क्या चीज़ें, आप टीचर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। एक स्टूडेंट है, एक क्वेश्चनों को पूछता है, कहने का मतलब है कि एक दूसरा स्टूडेंट उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, जो टीचर रिस्पॉन्स दे रहा है उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग वो फॉलो कर रहा है। तो एक स्टूडेंट है, उसमें से बहुत सी चीज़ें क्वेश्चन निकाल रहा है और टीचर को पूछ रहा है कि ये कैसे हुआ, क्या चीज़ें हो, क्या एक अपने दायरे से बाहर जाते हुए। तो उसका मतलब क्या है कि वही कह रहा है कि प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। इसमें कहा गया है कि द डाउटर्स इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही होता है। डाउटर का मतलब होता है, वैसे नास्तिक कहते हैं इसको, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही। अब देखिए, इनमें ये 4 क्वेश्चन है पार्ट ए के अंतर्गत पे दिया गया था। इनमें से जो भी आपको कंफर्ट लगता तो उसके अंतर्गत पे जिसने भी मेन से लिखा है तो उसने इसमें से मेन से लिखा होगा। जो आगे आने वाले अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या करेंगे तो देखिए कि आपको कौन सा कंफर्ट क्वेश्चन लग रहा है, किसके अंतर्गत से आप क्वेश्चनों को ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, वर्डों को लिख सकते हैं, तो इनमें से आप एक लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड की पेपर की बात करेंगे। सेक्शन बी है, इसके अंतर्गत पे 5 नंबर से क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट किया गया। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पर भी, टोटल 10 यहाँ पर क्या 8 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पर पूछी गई है। ठीक है, ये पेपर है, सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण उनमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, ये चीज़ ध्यान देना, सोशल मीडिया इज ट्रेनिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो इसके अंतर्गत पे है एमंगस्ट द यूथ के लिए, यूथ बेस की बात कही गई, जिसके अंतर्गत पे प्रिसिपिटेटिंग्स कहा गया है, जिसके अंतर्गत पे जिसको अवक्षेपण कहा जाता है, डिप्रेशन, तनाव हो गया, एंड लोनलीनेस मतलब अकेलापन। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, समझिएगा हल्के से, सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया है युवाओं में, जो आज की युवा पीढ़ी है उनमें क्या कर रहा है, छूटने का डर पैदा कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, छूटना, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया, छूटने का डर पैदा कर रहा है। अब क्या छूटने का डर पैदा कर रहा है, आप उन चीज़ों को समझते हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, उनमें अवसाद और अकेलापन बढ़ा, मतलब छूटने का डर पैदा कर रहा है। जैसे आप एक फैमिली रिलेशन है, आप उनके साथ में हंस रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया आपके पास में, फ़ोन, कंप्यूटर सिस्टम में गैजेट आ गया, उसके बाद में आप इनको छोड़ के क्या कर रहे हैं, इनको यूज़ कर रहे हैं, आप अपने रिलेशनों को छोड़ते हुए आम आदमियों के साथ में, जैसे आप दोस्त हैं या कोई चीज़ें फैमिली है, आप उनको छोड़ के सोशल मीडिया, फ़ोन पर लगे हो, उसमें रील देख रहे हो, एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, लेकिन वही क्या है, आपको अवसाद पैदा कर रहा है। जिसके अंतर्गत पर क्या कहा गया है, आपका यहाँ पर कहा गया है कि प्रिसिपिटेटिंग्स की बात कही गई है, जिनमें अवक्षेपण कहा जाता है, डिप्रेशन, तनाव हो गया, एंड लोनलीनेस पैदा कर रहा है, जिसके कारण उसमें अवसाद और अकेलापन बढ़ा रहा है। इसके पॉजिटिव और निगेटिव जो इफेक्ट है, क्या चीज़ें होंगी, इनमें पूरा रिलेट करना था। वापस मैं क्वेश्चन रिलेट करता हूँ फाइनल में, सोशल मीडिया जो है युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है। अब वो क्या चीज़ें छूटने का डर पैदा कर रहा है वो आपको समझना है। मैंने जैसे कहा ना, आपके जो रिलेशन पे हैं, आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको जो आपकी छूट रही है, और वो छूटने का डर पैदा भी कर रहा है, और आने वाले समय में वो छूट भी रहा है धीरे धीरे, जैसे आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जिनके कारण उसमें क्या हो रहा है, अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। अब देखिए, उन्हीं से या जो गैजेट होते हैं, जैसे फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें हैं, जिनसे क्या होता है कि आप उनको यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियां भी पैदा हो रही हैं, एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें हैं। कभी डीपली बात करेंगे, आप समझ रहे होंगे, बस समझने की आपको आवश्यकता है शॉर्ट रूप से। ठीक है, समझ के होंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन
लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। नियरली, जैसे क्या कहा गया है, नियरली ऑल मेन कैन स्टैंड एडवर्सिटी की बात कही गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट टू टेस्ट द करेक्टर्स गिव हिम पावर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या कहा गया है, एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन पूछा है। देखिए मैं स्लो इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि यूपीएससी मेन से लेकर कैसे क्वेश्चनों को समझना है, इसलिए सबसे पहले आपको धीरे धीरे पढ़ने की आवश्यकता होती है। नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी जो इसके अंतर्गत पे है, बट टू टेस्ट दी जो करेक्टर गिव हिम पावर। ये क्वेश्चन यहाँ से रिलेट करो। लगभग सभी मनुष्यों में, मैं क्लियर कर देता हूँ फिर समझा देता हूँ। यहाँ पर कहा गया लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का एक अनुकूल होता है। एडवर्सिटी की जो इसके अंतर्गत पे बात कही गई है, स्टैंड एडवर्सिटी, जैसे यहाँ पर कहा गया कि लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थिति, एक अनुकूल हो गया एक प्रतिकूल, जैसे एक पॉजिटिव एक निगेटिव की बात कही गई है। आपके दैनिक जीवन में, अपने को दैनिक जीवन में लेते हुए पेपरों को सॉल्व करो। अगर आप यूपीएससी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो सबसे पहले अपने में रिलेट करके देखो कि क्या मेरी चीज़ है। यही जैसे मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन कहा कि सोशल मीडिया युवा में छूटने का डर पैदा करा है, कि आपके अंतर्गत पर सोशल मीडिया, सोशल टेक्नोलॉजी जो चीज़ें हैं, आपके क्या क्या चीज़ें छूट रही हैं और उससे क्या आप अवसाद या अकेलापन बढ़ा रहे हैं, अपने में रिलेट करके देखो। सबसे पहले तो वही यहाँ पर भी क्वेश्चन है कि लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं। एक तो अनुकूल है, आपके अनुकूल जो चीज़ चल रहा है, आप किसी अनुकूल का मतलब है कि आपकी मनमर्जी के हिसाब से हो रहा है, एक आपके अपोजिट चल रहा है, प्रतिकूल हो रहा है कोई परिस्थिति, तो उसका सामना कर सकता है। लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे क्या किया जाए, शक्ति प्रदान करके देखिए। अगर उसके करेक्टर को भांपना है तो उसको पावर देके देखो। ये पहले भी पूछा गया है किसी चीज़ में, यूपीएससी में कभी पेपर में पूछा गया, मैं बाद में रिलेट करूंगा कब पूछा गया था। ये बहुत सारा टॉपिकों में रिलेट भी हुआ है। जैसे यहाँ पर क्या कहा गया, नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट दीज करेक्टर्स गिव हिम पावर। आप समझ गए ना कि उसके बाद में कोई नॉर्मल इंसान है, उनको पावर दे के देखो तो उसके शक्ति का प्रदर्शन हो जाएगा और वो पता चल जाएगा कि वो किस प्रकार का इंसान है, एक्सेट्रा। बहुत चीज़ें हैं, डीपली कभी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी शॉर्ट रूप से आप क्वेश्चन समझ लो। 7 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया, इसके अंतर्गत पे क्या पूछा गया है, व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। यहाँ पर है ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कंसिक्वेंस आर ऑलवेज सिंपल। क्या कहा गया है, व्यापक परिणाम वाले, जो व्यापक परिस्थिति वाले परिणाम होते हैं, वो वाले सभी विचार क्या होते हैं, जैसे ऑल आइडियाज जो विचार होते हैं, सभी विचार जो होते हैं, हैविंग लार्ज कंसिक्वेंस व्यापक परिणाम वाले होते हैं, आर ऑलवेज सिंपल। कहने का मतलब है कि व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। जो मतलब एक होता है ना कि एक साधारण सा इंसान दिखने वाला इंसान होता है, जैसे आप एक नॉर्मल दिखने वाले इंसान हैं, जैसे आप सोशल मीडिया में एक नॉर्मल इंसान को देखते हैं, जब उसके सामने बैठ के आप बात करते हैं तो उसके परिणाम क्या होते हैं, व्यापक आपके पास में परिणाम होता है, लार्ज कंसिक्वेंस होता है। समझ गए होंगे ना। जैसे आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, कोई वेल एजुकेटेड पर्सन या हाई लेवल पोस्ट पर वो जॉब करता है तो उसके पहनने खाने का तरीका हल्का सा होगा, मतलब वो हमेशा साधारण रहेगा, नॉर्मल रहेगा, लेकिन उसके जो अब आप उसके सामने बैठेंगे, कोई चीज़ से रिलेट करेंगे, आप पूछेंगे तो उसके जो व्यापक बहुत सारे नॉलेज की बातें करने लगा, लार्ज कंसिक्वेंस के मतलब उसके व्यापक परिणाम आपको दिखेंगे। कहने का मतलब उसी हिसाब से आपको रिलेट करते हुए क्वेश्चन को समझना है। एक समझने का तरीका मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि आपको वहीं से उठा के टॉपिक लिखनी है, उसमें कैसे लिखनी है वो आप जानते हैं, यदि आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स या मेन से जो भी चीज़ें होती है, ठीक है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, गलत होने की कीमत कुछ न करने की कीमत से कम है। द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। क्या कहा गया है, द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। गलत होने की कीमत कुछ न, गलत होने की कीमत, जैसे आप, मैंने कहा ना, अपने को रिलेट करते हुए पढ़ो। सबसे पहले गलत होने की कीमत, जैसे मैं हूँ, मैं गलत होने की, मैंने कोई काम कर दिया, उसमें कोई गलत हो गया तो मुझे आगे उसको प्रेजेंट करना था, तो गलत होने मैंने, अब मुझे प्रेजेंट करना है, मुझे पता है ना कि मैंने वो चीज़ें गलत कर रखी है। आप दैनिक जीवन में कर रहे हैं, आप उसको नहीं रिलेट कर रहे, या कहीं ऑफिशियल कोई वर्क है, आपने उन चीज़ों को गलत कर दिया है, कि गलत होने की कीमत, आपने कोई वर्क किया, आपने उसको गलत कर दिया, तो गलत होने की कीमत क्या है,
कुछ न करने की कीमत से कम है। मतलब ये चीज़ है कि आपने कोई चीज़, कोई काम को शुरू तो कर लिया, कोई वर्क कर लिया, कोई प्रोजेक्ट तो शुरू कर लिया, लेकिन आपने उसको प्रेजेंट कर लिया कि मतलब उसने आपने आपका वो वर्क को आपके आगे जो सीनियर है उसके सामने आपने प्रस्तुत कर लिया, आपका अप्रूव हो चुका है कि वो चीज़ आपने गलत करी है। एक दूसरा इंसान है कि दूसरा आपके अपोजिट में इंसान है कि उसने उस काम को शुरू ही नहीं करा। तो वही ये चीज़ समझाने का एग्जामिनर यहाँ पर वही क्वेश्चन रिलेट कर रहा है कि गलत होने की कीमत क्या चीज़ है, कुछ न करने की कीमत से कम है। मतलब कुछ न करने की कीमत से क्या है, कम है। ये चीज़ ध्यान रखना, कुछ न करने की कीमत से कम है। ये चीज़ आप काफ़ी अच्छा रिलेट है, क्वेश्चन को समझो। गलत होने की कीमत कुछ, एक इंसान तो कर रहा है, एक इंसान नहीं कर रहा है, तो उसी के अंतर्गत पर आपको डिफरेंस देखो ना, दोनों के अंतर्गत पे कितना डिफरेंट पार्ट निकल के आता है, कितना डिफरेंस इसके अंतर्गत पे निकल के आ रहा है। तो वही चीज़ें यहाँ पर कही गई है, गलत होने की कीमत कुछ न करने की कीमत से कम है, कुछ न करने की कीमत से कम है। तो ये चीज़ कहा गया है कि द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। ठीक है, देखिए 8 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे रिलेट की गई थी पार्ट ए पार्ट बी के अंतर्गत पे यूपीएससी 2024 मेंस ऐसे राइटिंग का, जिसके अंतर्गत पे 1000 से लेकर 1200 शब्दों के अंतर्गत पे आपको ऐसे राइटिंग करनी थी। 20 सितंबर 2024 में मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर था। इसके अंतर्गत 8 क्वेश्चन पूछी गई थी। पार्ट ए के अंतर्गत से 4 में से एक क्वेश्चन करना था सेक्शन ए के अंतर्गत पे, और सेक्शन बी के अंतर्गत पे 5, 6, 7, 8 में से एक क्वेश्चन करना था। सॉलिड रूप से मैंने हल्के से आपको समझाने की कोशिश कर दिया। आने वाले समय पर अगर मेरे पास में टाइम अवेलेबल होगा तो मैं पर क्वेश्चनों को लेते हुए सॉल्व करूंगा और पूरा रिलेट करने की कोशिश करूंगा कि 2024 में पर ये ऐसे राइटिंग का पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, दूसरा क्या पूछा था, हमें कैसे लिखनी थी, कैसे क्या चीज़ें था, पूरा तजुर्बा मैं डीपली आने वाले समय पर आपके लिए रिलेट करूंगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपके लिए पेपर जो तजुर्बा था यहाँ पर थोड़ा सा सॉलिड रूप से मैंने यहाँ पर समझाने की भी कोशिश की गई है और आपके लिए काफ़ी मददगार भी साबित हुआ होगा और आपको कुछ समझ भी आया होगा कि क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करनी है। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत में पार्ट जो उसके बाद में जीएस पेपर है शुरू होंगी और ऑप्शनल जो पेपर होंगे तो सबको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे पर पार्ट के अंतर्गत पर आपके लिए रिलेट करने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।